और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों की जिंदगी टैंकरों की सप्लाई किए जाने वाले पानी पर टिकी है। दिल्ली में जल संकट की समस्या इतनी गहरा गई है कि घंटों तक इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है और इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी खबर यह है इससे जुड़ी हुई कि दिल्ली में पानी संकट पर जो सियासत है वो भी गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने अलग अलग इलाकों में मटका लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। एक तरफ दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जो राजनीति है वो भी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन किया गया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी मेघा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा लाइव। मेघा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ तो लगातार जो पानी की समस्या है वो गहराती जा रही है और दूसरी तरफ आज कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कहां पर मौजूद हैं आप और वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए आयुषी, मैं इस वक्त यूसुफ सराय मार्केट जो कि एम्स के पीछे मौजूद है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर के इनके हाथों में मटके हैं। मटका फोड़ प्रदर्शन इनके हाथ में। अगर आप पोस्टर्स देखें तो खरीद के पानी पीता हर परिवार, नींद में सोई दिल्ली सरकार, ये दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि आप लोगों का क्या मुद्दा है, किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कसाना है, मैं जिला अध्यक्ष हूं नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी का। आज दिल्ली की जनता झूठी आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि हर घर टूटी से पानी पहुंचाएंगे, हर नल में पानी होगा, लेकिन आज तराई तराई मची हुई है। आज जाके देखिए पूरी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर भी जहां पर सीएम केजरीवाल का घर है वहां पर पानी की किल्लत है। टैंकर माफिया का राज है, पानी बेचा जा रहा है, इनके लोग उसमें शामिल है। उसकी जांच की मांग की हमारे अध्यक्ष जी ने। आज बुरी हालत है दिल्ली के अंदर और दिल्ली की तस्वीर बहुत अच्छी बताते हैं, दिल्ली का मॉडल बताते हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत है। दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अच्छा, टैंकर माफिया की आपने बात की। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया कि राज्यों की तरफ से पानी नहीं आ रहा। हिमाचल हरियाणा पे आरोप लगाया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यों पर आरोप लगाए थे पानी को लेकर। पानी का आरोप लगाया, पीछे हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, कुछ इनकी राजनीति लीकेज हो रहा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा 60% पानी लीकेज हो रहा है। यहाँ पीछे IIT गेट पे हो रहा है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पानी लीकेज हो रहा है। उसके कारण भी पानी की बहुत कमी और कमी आ रही है। लीकेज एक बहुत बड़ा इशू है, लीकेज एक बहुत बड़ा मामला है। लीकेज को रोक पाने में ये नाकामयाब हुए हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है। अच्छा, आप लोग मटका लेकर इस तरफ सामने आ जाइए। आप लोग मटका लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मटका को आखिर दिखाकर क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं? पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, खाली मटका लेके पानी के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, जनता इतनी परेशान है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी नहीं है। जब राजधानी का ये हाल है तो देश के अलग अलग कोनों में तस्वीरें तो और भयावह है। इससे आप अंदाजा लगा लो। मैम, आप मटका लेकर के खड़ी हैं, मटका आपके सर पे, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए पानी की मांग कर रहे हैं जितनी ज्यादा है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी लगाम नहीं लगा पा रही, केजरीवाल जी लगाम नहीं लगा पा रहे। जनता पानी को तरस रही है। जो पानी माफिया जिसको लेकर आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राजनीति लगातार हो रही है और अब कांग्रेस भी उतर गई है। देखिए, राजनीति कभी तो वो कहते हैं कि हिमाचल पानी नहीं दे रहा, कभी कहते हैं हरियाणा पानी अगर आ रहा है, पानी की आपूर्ति हो रही है, दूसरे राज्य पानी छोड़ रहे हैं तो लीकेज कौन रोकेगा? लीकेज तो दिल्ली सरकार को रोकनी पड़ेगी ना। और टैंकर पे लोग जान को जोखिम डालकर एक एक बाल्टी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसी दिल्ली ये देश की राजधानी है। ये मटके लेकर यही प्रदर्शन है कि एक एक मटके को लोग तरस रहे हैं। केजरीवाल जी संज्ञान में लाइए और दिल्ली की जनता को पानी मुहैया कराइए। देखिए आयुषी, हमने आपको सुबह भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से एक एक बाल्टी के लिए लोग जंग लड़ रहे हैं, टैंकरों के ऊपर खड़े हैं, टैंकरों के ऊपर चढ़ चढ़ के लोग जो है पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? आप जरा बताइए कि दिल्ली की फातिमा है और की जनता इतनी ज्यादा परेशान है और उसके बाद लीकेज की समस्या, टैंकर माफियाओं की समस्या बढ़ते जा रही है और गर्मी प्रचंड है।
देखिए इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। वो लोग अपने एसी के कमरे में बैठे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आके जनता की सरकार बन के दिखी थी, कि आपको दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है कि वो कोई भी आंदोलन इस तरीके से कर रहे हो या पानी की डिमांड कर रहे हो? वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं। वो भूल चुके हैं कि जनता द्वारा वो चुने गए हैं और आज वो जनता के लिए, जनता के हित में आवाज नहीं उठा रहे। ना ही आवाज क्यों उठा रहे? उनके पास तो पावर है, वो तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। अच्छा, इस प्रदर्शन से सर यहाँ जाइए, इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है? कांग्रेस कहना चाहती है कि आप हमें 20,000 लीटर पानी दे रहे हो, लेकिन पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। जनता परेशान है, त्राही त्राही दिल्ली में मची हुई है। और जो है बिल्कुल मेघा, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समस्या का समाधान आखिरकार है क्या? अब जो दिल्ली की जनता है वो भी तो ये कह रही है कि भाई जब अभी लोकसभा चुनाव होने थे तो गठबंधन बनाया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब जो ये समस्याएं थी तब इस पर आखिरकार बातचीत क्यों नहीं हुई है? ये पूछिए जरा जो ये कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। जी, सवाल उठाया है, जरूर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और आप लोगों के जितने भी नीतियां थी वो साफ थी। जब आपको पता था कि दिल्ली में हर साल यही तस्वीरें होती है, गर्मी प्रचंड होती है, तो क्या उस वक्त काम क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आप अलग अलग होंगे और इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? देखिए, जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया वो इंडिया गठबंधन के आधार पर लड़ा गया। ये दिल्ली के लोगों का मुद्दा है। हम लोग दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली की तस्वीर तो हर साल यही है। और आप लोग जब गठबंधन में थे तो इन मुद्दों पर चर्चाएं क्यों नहीं हुई? देखिए, ये दिल्ली मुद्दे पर चर्चाएं हुई, वो लोकल मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हुई। चर्चाएं हुई देश के मुद्दों पर, देश में क्या हो रहा है। देश में दिल्ली नहीं आता, राजधानी है। बिल्कुल राजधानी है, तो राजधानी का हाल देखिए ना, इसीलिए तो लड़ाई लड़ने को मजबूर है। कांग्रेस अगर हकों की लड़ाई के लिए एकता कर सकती है तो कांग्रेस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सिर्फ आप जवाब दे दीजिए कि आप लोग ने गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी के साथ, और गठबंधन की सरकार की आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और आज आप लोग विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इन मुद्दों पर पहले बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा तो नहीं है जो अचानक से आया। दिल्ली में पानी की समस्या हर साल होती है। देखिए, ठीक है मेघा, बातचीत करते रहिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार पानी की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। सियासत इस पर बहुत तेज है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो जनता है वो किस कदर परेशान हो रही है। ओखला की तस्वीर, गीता कॉलोनी, साकेत, पटेल नगर, चिल्ला गांव, सब जगह इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर लोग ऐसे ही जब पानी के टैंकर देखते हैं तो उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं। अपनी छुट्टियां, ऑफिस से छुट्टियां लेकर जो लोग हैं वो पानी की निगरानी कर रहे हैं। हालात ये बन गए हैं, आप सोचिए, लेकिन इसका समाधान, इससे जो निजात है वो दिलाने वाला कोई अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चाणक्यपुरी से रविकांत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि भाई सियासत भी जोर शोर से इस पर चल रही है, पानी की किल्लत भी हर इलाके में इस वक्त दिल्ली की देखी जा रही है, लेकिन अंत इसका कैसे होगा? आखिरकार कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? क्या बस इस पर आरोप प्रत्यारोप ही चलते रहेंगे? देखिए, ये झगड़ा पुराना है और इस समय इस बार ज़्यादा गहरा गया है। सरकारें एक दूसरे पर, राज्य सरकारें तोहमत दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, लेकिन जो जनता है उसके हालात हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस कड़ी धूप में जब सारे लोग घर के अंदर रहना चाहते हैं, कमरों के अंदर, उस समय इतने सारे लोग, आप देखिए, ये सिर्फ बर्तन नहीं हैं बल्कि वो लोग हैं जो इस समय सड़क पर हैं और अपनी अपनी छाह तलाश करके कहीं कहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, उधर आप देखिए लोग घरों के अंदर से झांक रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि टैंकर आएगा और उनको पानी मिलेगा। कब आएगा टैंकर? टैंकर का कोई भरोसा नहीं है कब आएगा। दोपहर से हम लोग इंतजार करते करते शाम हो जाता है, शाम को आता है, कभी 3 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा, ऐसे ही आता है। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? 2 दिन से, कल से ही समस्या है। तो यहाँ पर आप देखिए धूप में ये सारे बर्तन रखे हुए हैं और लोग अपने इंतजार कर रहे हैं अलग अलग छांव में। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? सुबह से बैठे हैं, शाम तक इंतजार करना है, जब आएगा तभी मिलेगा पानी। पानी, इतने सारे जो बर्तन हैं, इतने ये सारे अलग अलग लोगों के बर्तन हैं? हाँ, अलग अलग लोग हैं। तो
कहाँ हैं सारे लोग? सारे लोग इधर उधर हैं, सब धूप में कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब इंतजार कर रहे नहीं है, सब घर चले गए हैं, कोई यहाँ बैठे हैं, अभी टंकर आएगा तो सब आएंगे। किसी तरह की कोई बातचीत सरकार की ओर से या सरकारी नुमाइंदे की ओर से हो पा रही है कि कब तक मिले? जीत के गया है वो अभी तक लौट के आया ही नहीं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कैसे मुसीबत में हो तुम लोग, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। यहाँ दो समस्या ज़्यादा है, एक पानी एक बाथरूम, दो चीज़ की समस्या बहुत तगड़ी है बस, और कुछ नहीं। टूटी थी ये ख़राब हो गया, अब बन रही है, अब बन जाए बस। कब तक आएगा, किसी तरह की कोई सूचना होती है? कितने बजे? कोई पता नहीं है, कोई नहीं पता कब आएगा, नथिंग पता। कितने लोगों की समस्या होगी यहाँ पर? कितने लोग होंगे जो पानी के लिए तरस रहे हैं? 10,000 आदमी हैं। 10,000? हाँ 10,000 आदमी हैं और ही ज़्यादा होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये जो जगह है ये दिल्ली की सबसे पॉश इलाका है, उसके पीछे का ये हिस्सा है जहां पर छोटी दुकानें हैं और आसपास एम्बेसीज है। सारी एम्बेसीज यहां आसपास ही है और उन एम्बेसीज के पीछे का ये इलाका है और यहां पर ये हाल है कि 10,000 के करीब जो लोग हैं ऐसे जनता यही सवाल पूछ रही है रविकांत कि भाई जब वोट मांगने का टाइम आता है तब इन्हीं मुद्दों पर आप वोट मांगते हैं, लेकिन जब समस्याओं पर काम करने का वक्त आता है तब आप गायब हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद रविकांत आपका भी तमाम जानकारी के लिए और मेगा आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में गहराता जल संकट और जल संकट पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी समीक्षा बैठक कर रही है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि समीक्षा इस पर की जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस समस्या पर काम करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है पानी, इस पर लगातार समीक्षा की जा रही है। और जो जल संकट गहराता जा रहा है दिल्ली में, पानी की समस्या जिस तरीके से कई इलाकों में देखी जा रही है इस वक्त राजधानी दिल्ली के, उसी पर समीक्षा बैठक की जा रही है। मंत्री आतिशी की तरफ से अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में ये बैठक चल रही है, जिसमें जल बोर्ड और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से लगातार जो मंथन का दौर है वो जारी है, कैसे इस समस्या का अंत करना है, कैसे इससे उबरना है, इसकी कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से और बैठक इस वक्त चल रही है। तो देखिए पूरे देश भर में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यूपी के मेरठ में भी गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी में चौराहों पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मेरठ के युवाओं ने एक बड़ी पहल की है। युवाओं ने अपने पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे किए और फिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सिपाहियों और होमगार्ड को गमछे और शिकंजी बांटने निकल पड़े। मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में तमाम चौपले और चौराहों पर जो पुलिसकर्मी हैं, जो होमगार्ड कर्मी हैं, वो व्यवस्थाएं भी संभाल रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें भी झेल रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों को, उन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को और जो होमगार्ड कर्मी हैं, उन सभी को यहाँ पर जो गमछे हैं देखिए वो भी बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर जो ठंडा है वो भी वितरित किया जा रहा है। शहर के जो तमाम चौपले हैं, तमाम चौराहे पर हैं, ये तमाम युवाओं की जो फौज है वो इसी तरीके से जा रही है। इन लोगों की पीठ थपथपा रही है और इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है कि ऐसी भीषण गर्मी में भी ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ये तमाम पुलिसकर्मी जिम्मा उठा रहे हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अंकित चौधरी, अंकित आपसे जानना चाहूँगा, देख रहा हूँ तमाम चौराहों पर जा रहे हैं और इस तरीके से गमछे और जो ये ठंडे की बोतल है ये बांट रहे हैं। जिस तरह देश में हीट वेव और उत्तर प्रदेश में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में लोकतंत्र का एक सुंदर तंत्र, जिन्हें हम कार्यपालिका में पुलिस वाले कह सकते हैं, और लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत जो गरीब कुचलों की आवाज़ उठाता है मीडिया कर्मी, वो ऐसी चिलचिलाती धूप में लगातार सड़कों पर रहता है। और वो लगातार, क्योंकि ये सब लोग भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, आज हम सब ने सोचा ये सब लोग हमारे ही परिवार से आ सकते हैं। हो सकता है इनका हमारा मतभेद होता हो, मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये गर्मी सबको लगती है कि एक नई मुहिम, क्योंकि मेरठ क्रांतिकारी भूमि है और यहीं से क्रांतिकारी की अलग जली थी और एक नई क्रांतिकारी की अलग आज हमने पुलिस वालों को गमछा और शिकंजी इनके मन को शांति देगी और गमछा जब सर पर रखा जाएगा तो सर शांत रहेगा। ऐसे आज मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों को आज हमने शिकंजी और क्या नाम है गमछा वितरण करने का काम करा है। तमाम चौपले चौराहों पर जा रहे हैं। आज मेरठ के तमाम चौपले पे जो हमारे होमगार्ड, पुलिस के कर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी जहाँ जा रहे हैं, प्रत्येक चौपले पे आज हम सब लोग रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो एक वक्त था जब संघ का दर्शन बीजेपी के लिए विजन का काम करता था। देश ने वो भी देखा जब नागपुर ने फैसला लिया तो दिल्ली में एनडीए सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि पिछले 10 साल दिल्ली ऑटो पायलट मोड पर चली। संघ से दूर वाला दुआ सलाम था, क्योंकि कॉकपिट में मोदी की पावरफुल टीम थी।
वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। मगर अब की बार गठबंधन सरकार के गठन के बाद नागपुर से लेकर जयपुर तक संघ आक्रामक मुद्रा में है और इस बार निशाने पर विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी है। वहीं बीजेपी जो संघ की विचारधारा से पैदा हुई है। सवाल है कि राम के नाम पर बीजेपी को आईना क्यों दिखाया जा रहा है और क्या संघ कुछ बड़ा सोच रहा है? आगे का प्लान तैयार है। दस दिन हो गए जब देश ने अपना फैसला सुनाया। लोकसभा में कौन रहेगा, सत्ता कौन संभालेगा, सब क्लियर हो गया। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर गए, G7 ग्रुप में नेताओं से मुलाकात की, गले मिले। लेकिन दूसरी ओर भारत में शुद्ध देसी सियासत की कढ़ाई अब भी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का छौंक लग रहा है। पता नहीं कौन क्या और किसके लिए बना रहा है सियासी व्यंजन। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी, अब क्या गति होगी। अहंकारी, अहंकार, भगवान राम, विचित्र न्याय, सबसे बड़ी पार्टी, पूरा हक नहीं, 241 पर रोका, आनंददायक न्याय। एक तरफ ये शब्द और दूसरी ओर सेवक, अहंकार, प्रतिपक्ष, मर्यादा, असत्य, सहमति, मणिपुर। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अहंकार। अब इन शब्दों को बयानों के शक्ल में सुन लीजिए। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। 3 दिन में दूसरी बार, जी हां, दूसरी बार संघ की तरफ से, संघ के नेता की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही, उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने दोहरा दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। सवाल है क्यों बीजेपी और संघ के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी? क्यों संघ के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रहे हैं? क्या संघ इस बार बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहता है? चुनाव नतीजों के ठीक बाद अचानक संघ इतना सक्रिय क्यों दिखने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है, और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। जागी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी। जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी, अब क्या गति होगी। जब तक इन सवालों के जवाब तलाशे जाते, इंद्रेश कुमार के बयान पर घमासान मच गया। पक्ष विपक्ष तटस्थ सब संघ बनाम बीजेपी वाली वैचारिक खटपट में गोते लगाते दिखाई दिए। इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये व्हिस्लिंग हो रही है, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। चाहे अच्छा परिणाम आए चाहे कम, उसमें कहीं न कहीं आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहाँ क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल और इस बार मोदी सरकार के 10 दिन, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रचंड बहुमत और गठबंधन सरकार का चाल चरित्र चेहरा कैसा होता है। मोदी सरकार के बहुमत वाले 10 साल में न तो पार्टी के अंदर से
न ही संघ की तरफ से कभी मुखर आलोचना हुई या फिर खुले मंच पर असहमति जताई, लेकिन अब होने लगी, वो भी सबके सामने। सवाल है, ऐसी सिचुएशन के पीछे की वजह क्या संघ को बीजेपी से स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया? जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े इसकी शुभकामना करते हैं। ये वो बातें हैं जो पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके संकेत शायद मिलने लगे। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप और संघ के बीच विवाद का फायदा किसी और को मिल सकता है? इन खबरों पर चर्चा आगे बढ़ती इससे पहले एक और हेडलाइन आ गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो सकती है। कहने को तो ये शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके मायने लगाए जाने लगे। कलह का दूसरा चैप्टर यूपी बीजेपी में भी दिखने लगा। मंथन, मीटिंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हार की समीक्षा की जाने लगी। चर्चा होने लगी कि बीजेपी हारी या हराई गई या फिर हुआ भीतरघात। हालांकि चर्चा का केंद्र इस वक्त संघ बनाम बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद का है, जो धीरे धीरे मनभेद में बदलता जा रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच में इतनी गहरी खाई पैदा हो गई है? अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? अब जब सरसंघ चालक के रूप में मोहन राव भागवत जी कोई बात कहते हैं तो एक बड़ी बात है और उसका संदेश बहुत गहरे जाता है, गहरे जाना भी चाहिए कि जो भी संस्कार में संशोधन अपेक्षित है वो भाजपा में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को उनका संदेश है कि वो लोग ध्यान में रखें कि संघ क्या चाहता है। बीजेपी के लिए सवाल तो है, घर के अंदर भी, साथियों के भी, और विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक आरंभ छिपा है। आगे विधानसभा चुनाव में जाना है, बीजेपी को वक्त रहते कोर्स करेक्शन करना होगा, वरना जिस तरह की हालत लोकसभा चुनाव में दिखी, अगर ऐसा ही रहा, साथी रूठे रहे, तो स्टेट में भी वैचारिक संकट दिखाई पड़ सकता है। तो देखिए, अंतर्कलह सिर्फ बीजेपी और संघ के बीच नहीं है, बल्कि एनडीए के साथी दलों के बीच भी दिखाई देने लगी है और इसका सबसे नया उदाहरण महाराष्ट्र है। इस साल के आखिर में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। अभी वहां महायुति यानी कि एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे और मंत्रिमंडल बनने के बाद से एनडीए के पार्टनर्स में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अब तो बात आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है और ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही महायुति में टूट पड़ जाएगी? जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। तो क्या जो बात अब तक विपक्ष कह रहा था, उन्हीं बातों को संघ की तरफ से दोहराया जा रहा है? कांग्रेस ने जिस नतीजे को प्रभु की लीला कहा, उसे संघ न्याय क्यों कह रहा है? सवाल तो इससे आगे का भी है, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्योंकि संघ ने यहां भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हेडलाइन पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अब संघ ने बीजेपी के फैसलों को भी चुनौती देना, उसका डायसेक्शन करना शुरू कर दिया। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संघ के सदस्य रतन शारदा ने लेख लिखा। इसी के हवाले से खबर छपी कि महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार को शामिल करने का फैसला गलत था। इस फैसले की वजह से उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को झटका लगा जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेट एंट्री वालों के लिए अच्छे नेताओं की अनदेखी की गई। लोकल लीडर्स की बजाय दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी मोदी जी के ऑरा को देख रही थी, मगर जनता की आवाज नहीं सुन रही थी। ऑर्गेनाइजर में यह तक लिखा गया कि बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और अब
वो पार्टी विदाउट डिफरेंस बन गई। हमारे पहले में आए 2 सीट, हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ। हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। अब जरा महाराष्ट्र में हो रहे सियासी घमासान की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले एनसीपी को मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं मिला, फिर संघ ने अजित पवार का नाम लेकर बीजेपी के अलायंस पर सवाल उठाए और अब छगन भुजबल ने बीजेपी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इसमें सीएम शिंदे का वो बयान जोड़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 पार वाले विपक्ष के नैरेटिव से नुकसान हुआ। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं? अब की बार महायुति में दरार, सब अकेले चलेंगे सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता तो लोगों को महाआघाड़ी से आगाह भी करने लगे। महाविकास आघाड़ी के सांसद इनके घर के सामने खड़े रहेंगे, ये खटाखट निकालो, आपने झूठ बोल के वोट किया है महिलाओं का, मेरी बहनों को झूठ बोला है। तो ये जो काम इन नेताओं ने किया है, हम जाएंगे महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, हम मेरी बहनों के साथ बातचीत करेंगे, हम आदिवासी समाज में जो झूठ फैला है वहां भी जाएंगे, मागासवर्ग के समाज में भी हम जाएंगे, हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर छोड़ो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। हालांकि जिस दौरान महाआघाड़ी बनाम महायुति हो रहा था, उसी दौरान उद्धव ठाकरे भी आने वाले चुनाव के लिए एकला चलो वाली स्ट्रेटेजी के संकेत दे रहे थे। सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करते रहें। जिस एरिया से अगर शरद पवार जी की पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहें और उनकी भी जीत हमारी जीत होगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का अहम भूमिका हम सब एक साथ निभा रहे हैं। जब बयानों में धार आने लगे, साथियों पर ही सवाल उठने लगे, तो समझ लीजिए कि बात चुनाव की है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। अब महायुति हो या फिर इंडिया अलायंस वाली महाआघाड़ी, साथियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली नाव हिचकोले खाने लगी है। कौन किसके साथ कहां तक जाएगा, कहीं ये सीट शेयरिंग के लिए दबाव तो नहीं, ये भी जल्द पता चल जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे परीक्षा पर पॉलिटिक्स की। तो नीट परीक्षा को लेकर सियासत गर्म है। देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। नीट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर हुए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई। हर तस्वीर और सीधे प्रभावित छात्रों की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बात उस विवाद की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीबीआई की जांच कराओ,
धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट ने आज फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। वहीं आज कोर्ट में एनटीए की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी। इमीडिएट डेट दीजिए, ड्यू शेड्यूल और दोबारा एग्जाम हो। तीसरा है जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसकी इंक्वायरी हो, एसआईटी फॉर्म की जाए। 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक तो पेपर लीक ना हो, ऐसे सर्कल ना किया जाए। 67% के 720 के 720 कैसे आ जाएंगे? और कुछ कैंडिडेट्स सेम जगह के हैं, उसमें नॉन मेरिटरी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का एज ए हेल्थ? एक तरफ कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच गया है तो दूसरी तरफ नीट परीक्षा पर सियासत की घेराबंदी भी चालू है। चुनाव के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। 24 लाख बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए, इस्तीफा आप नहीं दे रहे। यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस ने तो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का नाम ही नीट डिजास्टर अलायंस रख दिया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। ये नीट के एग्जाम का घोटाला है और मैं समझता हूं इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। 720 अंक पाकर 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। क्या ये संभव है? एक ही सेंटर से 6, एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए। इसका मतलब घपला किया गया। उन बच्चों की आंखों में देखा धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आंखों में सबूत, केंद्रों पे सबूत। मैं तो अव्वल ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा फार्स है और एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। विपक्ष जानता है कि मामला युवाओं से जुड़ा है, इसलिए हर छोटा बड़ा नेता इस मुद्दे पर छात्रों के समर्थन में दिखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सवालों की लंबी लिस्ट डाली है। खड़गे ने पूछा कि आखिर बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट की बात खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखी। फिर से देश के शिक्षा मंत्री बनने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, जिसमें उन्होंने किसी भी छात्र के करियर के साथ खिलवाड़ न होने का भरोसा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से भी बात की। रीनीट की आप लोगों ने फिर से मांग की है कि रीनीट होना चाहिए। हाँ, रीनीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस चीज़ पे अभी हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। 3 मांगे आपने क्या मुख्य तौर पर रखी थी और उस पर मंत्री जी ने? हमने कहा कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और रीनीट हमारा होना चाहिए और मतलब एनटीए को थोड़ा सा एक्शन एनटीए के ऊपर रहना चाहिए। हरिओम जी, आप भी जो मुलाकात में मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? हमसे पहले जो बच्चों की बातें उन्हें बताया, मैंने अपने दुख को कहा कि हमारे तरह कई गार्जियन ऐसे हैं देश में, हजारों में नहीं लाखों में हैं जो व्यथित हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। और आपने जो कल बयान दिया था उससे हम लोग आहत हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अगर बयान दिया आहत है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं न्याय करूँगा, आपके साथ भरोसा दिलाया। एबीपी न्यूज लगातार नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की बात आप तक पहुंचा रहा है। छात्रों की क्या मांग है वो सुनिए। इसमें पेपर लीक की जैसी घटना हुई जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए
सर अब चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम वो हो गया और एग्जाम का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है, ताकि जो इतनी आसानी से चीटिंग हो जाती थी और 1 मार्क्स पे इतनी रैंक आ जाती थी, ऐसा ना हो। जगहों पे सेंटर पे जहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में एनटीए ने इस पर कोई विशेष आंसर नहीं दिया है।